अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर हमज़ा है और मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 9th क्लास का बायोलॉजी का डे नंबर 43 का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और हम पढ़ रहे थे मेजर सोर्सेज ऑफ मेल न्यूट्रिशन, मतलब मेजर कोजेस ऑफ मेल न्यूट्रिशन, मतलब खुराक की कमी की जो बड़ी वजूहात हैं हम उनको डिस्कस कर रहे थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लडिंग यानी कि सैलाब। सैलाब क्यों आती है, इनकी वजह क्या बनती है? इनकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अगर नॉर्मल से ज़्यादा बारिशें हो या नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिशें होना, यह सैलाब आने की एक बहुत बड़ी वजूहात में से एक बहुत बड़ी वजह होती है। उसके बाद अब अगर बारिशें ना आए, दूसरी वजह क्या होती है? दूसरी वजह होती है कि अगर दरियाओं के या नदी नालों के किनारों में से पानी बाहर आ जाता है, मसलन उनके अंदर जो पानी का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और किनारों से पानी अक्सर बाहर आ जाता है, तो वो जो बाहर आ जाता है उसकी वजह से भी सैलाब आ सकते हैं। और जब पानी अपनी हद से बाहर आता है तो वो फसलों की तरफ जाता है और वो फसलों को कर देता है डैमेज। प्लांट्स ऐसी चीज़ हैं कि अगर कम पानी हो तब भी उनके लिए नुकसानदेह होती है और अगर बहुत ज़्यादा पानी हो तब भी उनके लिए नुकसानदेह होता है। और ज़मीन के अंदर अगर पानी ज़्यादा हो जाए, पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, तो पौधे सही तरीके से नशोनुमा नहीं पा सकते और वो पौधे गल भी जाते हैं। तो ये भी एक नुकसान है कि अगर सैलाब के फ़ौरन गुजरने के बाद भी वहाँ पर फसलें नहीं उगाई जा सकती। क्यों नहीं उगाई जा सकती? क्योंकि उस ज़मीन के अंदर जो पानी की कंसंट्रेशन है, पानी का जो तनासुब है, पानी की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा होगी। ये हो गया हमारे पास एक टॉपिक फ्लडिंग। दूसरा हमारे पास है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी कि आबादी का बढ़ना। अब आबादी के बढ़ने की वजह से भी खुराक की अदम दस्तयाबी के मसाइल बहुत ज़्यादा सामना होता है, बहुत ज़्यादा दरपेश होते हैं। आबादी जैसे जैसे बढ़ेगी, रहने के मसाइल भी उसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। अब जब रहने के मसाइल बढ़ेंगे तो जाहिर बात है नए मकानात की ज़रूरत पेश आएगी। अब वो नए मकानात कहाँ पे बनेंगे? वो ज़मीन पे बनेंगे। इस तरह से जैसे जैसे रिहायशी आबादियों के लिए ज़मीन दरकार होती है, तो हमारे पास जो ज़रई ज़मीन होती है उसकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा कम होती जाती है, मतलब जंगलात बहुत ज़्यादा कम होते जाते हैं। फिर जो इस तरह हमारे पास ज़रई ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा कम होती जाएगी। जब ये हमारे पास कम होती जाएगी तो खुराक की जो दस्तयाबी है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और फसलें भी सही तरीके से नहीं उगाई जा सकेगी, मतलब उनके लिए जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और आबादी ज़्यादा होने की वजह से जो खुराक के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये भी एक बड़ी वजह होती है किसी भी हिस्से में ज़मीन के या किसी भी इलाके में एक छोटे वक्ती कहत लाने के लिए, ये भी एक वजह होती है। ये थे हमारे पास जो मेजर कोजेस ऑफ मेल न्यूट्रिशन थे, यानी कि खुराक की कमी के जो बड़ी मसाइल थे बड़े, वो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी कि इंसानों के अंदर डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन कहा जाता है खुराक को हजम करने का एक पूरा का पूरा प्रोसेस, पूरा का पूरा प्रोसीजर, पूरा का पूरा अमल, ये डाइजेशन के अंदर आता है। अब डाइजेशन के अंदर क्या आता है, डाइजेशन कैसे होती है, इसको मैं आपको बताऊंगा। जब आप खुराक खाते हो और आपकी ये जो ओरल कैविटी होती है, यहाँ पे आप उस खुराक को अच्छे तरीके से अपने दांतों की मदद से क्रश करते हो, तो आप जो खुराक खाते हो वो एक बहुत बड़ा मालिक्यूल होता है और उसको आपके दांतों की मदद से छोटे मालिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, अगर मैं आपको आसान अल्फाजों के अंदर बताऊं। अब इसी तरीके से वो खुराक आपके स्टमक तक पहुंचती है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी। अब ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो बाकायदा किसी ना किसी तरीके से होता है। अब सबसे पहले इंसान की बॉडी को जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए होती है, प्रोटीन भी चाहिए होता है, मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, लिपिड्स भी चाहिए होता है, स्टार्च भी चाहिए होती हैं। लेकिन जो मैंने आपको अभी नाम बताए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, स्टार्च, ये होती हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स। इंसान की बॉडी में जो खुराक हजम होती है वो बाकायदा एक सेल मेम्ब्रेन से गुजर के जज़ब होती है। आप खुराक खाते हो वो आपके स्टमक में जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी, लेकिन आपके ब्लड को भी तो खुराक चाहिए होती है। आपके जिस्म के जो मसल्स होते हैं उनको भी खुराक चाहिए होती है। वो खुराक कैसे होगी? वो होती है एब्जॉर्प्शन के तरीके से, यानी कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से खुराक जज़ब होती है आपके ब्लड के अंदर, वो ब्लड से फिर बाकी आपके सेल्स तक जाएगी। अब वो ब्लड के अंदर कैसे जज़ब होगी? वो ब्लड के अंदर जज़ब होती है बाकायदा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब जो मैंने आपको मॉलिक्यूल्स बताए हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से मैंने आपको बताए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और स्टार्च। ये जो मैंने आपको मैक्रो मॉलिक्यूल्स बताए हैं ये उधर से मतलब इजीली जोन से है ना,
हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वहाँ से नहीं गुजर सकते हैं, उनको बाकायदा डाइजेस्ट किया जाता है और उनको डाइजेस्ट करने के बाद उनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, साल्ट हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया। आप जो खुराक खाते हो वो खुराक कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होती है, प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होती है। अब कार्बोहाइड्रेट आप कहोगे तो कार्बोहाइड्रेट छोटी जो सी हैं पैकेट्स ऑफ शुगर्स के अंदर कन्वर्ट होगी, मतलब आपकी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होगी, आपकी बॉडी को जो है इसी तरह सुक्रोज चाहिए होगी। ये सारी की सारी जो कार्बोहाइड्रेट की फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, आपकी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है। अब जो मैक्रो मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट, वो इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर वो टूटता है और आपकी बॉडी उसको इजीली जो है एक्सेप्ट कर पाती है। उसके बाद अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं प्रोटीन की, तो प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होगा कैसे? उसकी तोड़फोड़ होगी और उसको कन्वर्ट किया जाएगा अमाइनो एसिड्स के अंदर। आपकी बॉडी को बेसिकली अमाइनो एसिड्स की जरूरत होती है। वो अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के। आपकी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन से अमाइनो एसिड्स गुजर के जाएंगे, उसके बाद जहां जहां पे भी आपकी बॉडी को प्रोटीन्स की जरूरत है वहां पे जाके वो प्रोटीन्स तैयार करेंगे। उसके बाद अगली जो चीज है डाइजेशन में कैसे पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस बाकायदा कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। कौन कौन से हिस्से? एक, सबसे पहले जो आप खुराक खाते हो उसको इंजेक्शन कहा जाता है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है खुराक को जिस्म के अंदर लेके जाना। अब उसके जब आप जिस्म के अंदर लेके जाते हो तो फर्दर उसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है। कैसे शुरू हो जाती है? सबसे पहले जो आप एक बाइट मुंह में रखते हो, आपके मुंह में डाइजेशन होती है स्टार्च की। उसके बाद फिर आपकी खुराक फर्दर जाती है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर अलग डाइजेशन होती है। स्टमक के अंदर किस चीज़ की डाइजेशन होती है? स्टमक के अंदर कभी लिपिड डाइजेस्ट नहीं होगा, कभी स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होगी। स्टमक जो है वो स्पेसिफिक एक हिस्से को, एक चीज़ को डाइजेस्ट करता है। वो कौन सी होती है? वो होती है प्रोटीन। स्टमक के अंदर बेसिकली 3 मेजर जोन से हैं वो फ्लूइड्स बनते हैं। कौन कौन से? एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा एक म्यूकस बनता है जो एक ये आपके स्टमक की लेयर में बन जाता है। एक एंजाइम बनता है जिसको पेप्सिन एंजाइम कहा जाता है, जो कहाँ से आता है? पेप्सिनोजीन से आता है। ये भी आपका स्टमक बनाता है। इनका क्या काम होता है? बेसिकली ये जो एंजाइम है जिसको पेप्सिन एंजाइम कहा जाता है, जो पेप्सिनोजीन से आता है, ये डाइजेस्ट करता है आपकी प्रोटीन को। इसी तरीके से फिर कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर लिपिड्स है, ये आपकी खुराक के अंदर फर्दर डाइजेस्ट होगी। ये सारा का सारा प्रोसेस था हमारा डाइजेशन इन ह्यूमंस का, कि इंसानों के अंदर कैसे कैसे खुराक डाइजेस्ट होती है।